हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज का वीडियो बीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही महीनों में 71st बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इसके ज़्यादा चांसेस है कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट करा लिया जाएगा। इससे पहले ये उम्मीद थी कि एग्ज़ाम अगस्त में ही हो जाएगा, बट अब है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन भी है और ज़्यादातर चांसेस है कि सितंबर के सेकेंड वीक से आचार संहिता लग जाए, तो उसके बाद एग्ज़ाम को काफ़ी लंबा डिले करना पड़ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मेजर मिस्टेक्स के बारे में जो आपको इस एग्ज़ाम में नहीं करना चाहिए। वैसे तो तैयारी करते वक्त बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो या फिर वैसे बच्चे हो जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बट इस वीडियो में हम 3 मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं कि 70th बीपीएससी में 2K+ सीट्स आए थे, ठीक है, और 71st बीपीएससी में भी 1500+ सीट्स आने के चांसेस है। ठीक है, चांसेस क्या, 1500 तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बट उससे ज़्यादा भी सीट्स बढ़ सकते हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। और एग्ज़ाम में सिर्फ 3 मंथ्स ही रह चुके हैं, तो हमें इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम इन 3 महीनों में इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो जैसा कि मैं आपको बताई कि इस एग्ज़ाम में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं, बट 3 ऐसे मेजर मिस्टेक्स हैं जिनको आप अगर कर रहे हैं तो शायद वो आपके रिज़ल्ट में रुकावट बन सकती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मिस्टेक नंबर 1, जो कि है मल्टीपल रिसोर्सेज को प्रेफर करना। मल्टीपल रिसोर्सेज, तो हमें चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम में मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने से बचें, चाहे वो फ्रेशर्स हों या फिर जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे हों। तो सभी को चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट के लिए वो एक ही रिसोर्सेज फॉलो करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हैं, बट जैसा कि अभी एग्ज़ाम में सिर्फ 3 महीने ही रह चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक रिसोर्सेज ही फॉलो करें, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने के ये नुकसान होते हैं कि हम रिवीजन सही से नहीं कर पाते हैं। हम एक सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो कर लेते हैं, बस उसको पढ़ते रहते हैं, पर उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता है। और जब तक हम रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी सब्जेक्ट पर अपना कमांड नहीं बना सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिवीज़न। अगर आप रिवीज़न नहीं करेंगे तो आपका कंसेप्ट कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, और अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतर तरीका है रिवीजन करना, और रिवीजन तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज फॉलो ना करके अपने रिसोर्सेज को कॉम्पैक्ट ही रखें। आप एक ही बुक फॉलो करें, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ें, उसको बार बार रिवाइज़ करें, ताकि आपका उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड बन पाए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम कम से कम रिसोर्सेज फॉलो करें। अब जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए हम बहुत हुआ तो स्पेक्ट्रम फॉलो करेंगे, या फिर एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे जो अपने कोर्सेज किए रहते हैं, अपनी क्लासेस किए रहते हैं, तो वो अपना नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले से अपने क्लासेस के नोट्स पढ़ चुके हैं, तो इस वक्त आपको चाहिए कि आप सिर्फ अपने नोट्स को ही फिर से पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज़ करें। अगर आपने एक स्पेक्ट्रम ही पढ़ रखा है, एनसीईआरटी ही पढ़ रखा है, उसका नोट्स बना रखा है, तो आप उसी को ही प्रेफर करें। बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम करीब आता है तो वो प्रेशर फील करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये बुक भी पढ़ लें, वो बुक भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ तो लेते हैं सब। एक बार पढ़ने में, कोई भी बुक एक बार पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती, पढ़ने को तो इंसान पढ़ लेता है, पर हम उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते, और रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं तो हम उसको कुछ दिन के बाद भूलेंगे ही भूलेंगे।
इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो भी पढ़े हुए हैं, अगर हम नहीं भी पढ़े हुए हैं, अगर हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, जैसे कि अभी 3 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम में, हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हमें यही चाहिए कि हम कोई एक ही रिसोर्सेज को फॉलो करें। अब हम देखेंगे मिस्टेक नंबर 2। तो मिस्टेक नंबर 2 क्या है? नॉट डूइंग रिवीजन। तो रिवीजन नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चे मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने लगते हैं, तो वो सिर्फ बस उस रिसोर्सेज को पढ़ते ही रहते हैं, उनको रिवीजन करने का ही टाइम नहीं मिलता है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ बीपीएससी ही नहीं। मैं आपको इसमें जो भी मिस्टेक्स बता रही हूँ, आप इन सारे मिस्टेक्स को किसी भी एग्ज़ाम से रिलेट कर सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे आप सबको चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, कोई भी नए रिसोर्सेज के पीछे ना भागें। अगर मार्केट में कोई भी नया रिसोर्सेज आ रहा है, कोई भी आपको बोल रहा है ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, इसको पढ़ लो, ये नोट्स ले लो, या मार्केट में कुछ भी आ जाए, या आपको ऑनलाइन ही कुछ भी बताया जाए कि लास्ट के इस टाइम में ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके प्रिपरेशन को ख़राब करेगा। उसके अलावा आपको उससे कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आप जिस भी रिसोर्सेज को पहले से फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो करें, उसी को बार बार पढ़ें, उसी को रिवीजन करें। जो बच्चे अभी से स्टार्ट करेंगे, अभी भी 3 महीना टाइम है, लगभग 90 to 100 डेज़ आपके पास समय है। तो जो बच्चे अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो हर सब्जेक्ट के लिए अपना एक एक स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को रख लें, उसको पढ़ें और उसको एटलीस्ट 1 से 2 बार तो रिवाइज करें ही करें। क्योंकि जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो ना जाने अपने नोट्स को, अपने बुक्स को, या जिस भी रिसोर्सेज को वो फॉलो करते हो, उसको पता नहीं वो कितनी बार रिवाइज कर चुके होंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे फ्रेशर भी हैं, वो भी अगर अभी से स्टार्ट करेंगे, तो वो भी अपने रिसोर्सेज को पढ़ के, उसको रिवीजन करके, एक ही बार रिवीजन करें, 2 ही बार रिवीजन करें, बट उसको अच्छे से रिवाइज करें, तो आप देखेंगे कि आपका उस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनने लगेगा, आपसे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होने लगेंगे। तो इसीलिए रिवीजन भी किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जो बच्चे रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टीज फेस कर सकते हैं, ठीक है। वो एक तरह से अपने रिज़ल्ट को ही रोक रहे हैं। और इस बार जो इतनी अच्छी वैकेंसी आई है, तो हमें चाहिए कि हम ये छोटे छोटे मिस्टेक करें ही नहीं। ये सारे मिस्टेक देखने में तो छोटे होते हैं, पर इनका इम्पैक्ट रिज़ल्ट पे बहुत भारी होता है। और जिस तरीके से पिछले साल 2000 प्लस वैकेंसी आई, और अभी 1500 प्लस वैकेंसी आ रही है, फ्यूचर में कोई नहीं जानते कि इतनी वैकेंसीज आएंगी भी या नहीं आएंगी। इससे पहले जितनी भी वैकेंसीज आती थी, हम सब जानते हैं, 500, 600, 300, 400 इसी तरीके से वैकेंसीज आती थी। इस बार 1500 है, पिछले साल 2K है, तो पिछले साल तो एग्ज़ाम चला ही गया। अब इस बार जो वैकेंसी है, इसमें हमें चाहिए कि हम अच्छे से मेहनत करें और अपना रिज़ल्ट पक्का करें ही करें, क्योंकि अगले साल जो वैकेंसी आएगी, उसमें हमें नहीं पता है कि इतनी सारी वैकेंसीज आएंगी भी कि नहीं आएंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे मिस्टेक नंबर 3। मिस्टेक नंबर 3, PYQ को सॉल्व ना करना। क्योंकि PYQ सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। PYQ से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम किस तरीके से क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। PYQ से हमें ये सब पता चलता है। हमें चाहिए कि हम अपनी प्रिपरेशन करने से पहले, जैसे कि अभी मान लीजिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपको चाहिए कि आप पहले PYQ सॉल्व करें, ठीक है। PYQ आप सॉल्व करेंगे तो आपको उससे आइडिया बनेगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको किस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, किससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो ये सब आइडिया जो PYQ से ही मिलता है। आप एक टाइम के लिए टेस्ट सीरीज़ ना भी सॉल्व करें, ठीक है, आप एक टाइम के लिए टेस्ट सीरीज़ ना भी सॉल्व करें, पर PYQ करें ही करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, ठीक है। अभी भी PYQ सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप अपनी प्रिपरेशन करते जाएंगे, उस टाइम भी PYQ को सॉल्व करें।
आप देखें कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, PYQ के लिए अब जैसे BPSC का PYQ का कंपाइलेशन आता है, आप वो बुक भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं तो आप सबसे अच्छा घटना चक्र भी ले सकते हैं। ठीक है, घटना चक्र PYQ के लिए बहुत अच्छी बुक होती है। तो आप PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, BPSC का जो PYQ का कंपाइलेशन होता है उसमें आपको हर साल का एक्सप्लेनेशन के साथ सब PYQ मिल जाता है। घटना चक्र में भी हर एक एक टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन किस किस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वो सब भी दिया रहता है। तो आप PYQ के लिए इन 2 रिसोर्सेज को तो फॉलो करें ही करें। घटना चक्र अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा कि आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक पढ़ें, उस टॉपिक को आप घटना चक्र में देखें, उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं उन सब को सॉल्व करें। ठीक है, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई नॉलेज गैप आ रहा है तो आप उस चीज़ को उसी वक्त सही कर सकते हैं। तो घटना चक्र का फॉलो करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद घटना चक्र में उस टॉपिक को देखिए और उसके बाद उसके जो जितने भी PYQs हैं उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अच्छा खासा रहेगा, क्योंकि 70वीं BPSC में हम लोगों ने देखा था कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसकी वजह से आयोग को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ भी किया गया। और जिस तरीके की वैकेंसी इस बार है तो हमें चाहिए कि हम इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने दें। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं, जैसे कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन से रिसोर्सेज फॉलो करें, रिविज़न्स किस तरह से करें, करंट्स अफेयर कहाँ से करें, टेस्ट सीरीज़ अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेहतर है, 90 डेज़ में किस तरीके से तैयारी करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी।